नमस्कार। कशिश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है और वो कार्यक्रम है खास खबरों का। जी हाँ, पूरे दिन में क्या खास रहा आज। स्वाभाविक तौर पे कैबिनेट की बैठक भी हुई, पप्पू यादव का राजभवन मार्च भी हुआ, आपदा प्रोटोकॉल के तहत उन पर एफआईआर भी दर्ज हो रही है। ये चुनाव पे लागू नहीं होता है, चुनाव की रैलियों पर लागू नहीं होता है, लेकिन अगर जन सरकार से जुड़े मुद्दे पर अगर आप आंदोलन करते हैं तो आप पर आपदा प्रबंधन के एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, ये कह रहे हैं लोग। उसके अलावा कई और घटनाएं बिहार झारखंड में ऐसी घटी हैं जिनके सहारे हम समझ सकते हैं कि सत्ता किस तरीके से शासन व्यवस्था को बनाए रखने की चाहत रखते हैं। झारखंड सरकार का 1 वर्ष पूरा हो रहा है और 1 वर्ष पूरे होने के बाद विपक्ष जहां कह रहा है कि हम आंदोलन करेंगे 29 दिसंबर को, वहीं सत्ता उस जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए हम खास खबर की शुरुआत करते हैं। क्या फिर होगा चुनाव? थोड़ा अटपटा लगता है। 1 महीने से थोड़ा ज्यादा समय हुआ है, सरकार बने हुए 1 महीने से ज्यादा हुआ, फिर कहा जा रहा है कि अब चुनाव होगा। और कल राजद की समीक्षा बैठक के दौरान, राजद जिस समय अपने हार जीत को लेकर समीक्षा कर रही थी, उसके बाद जब मीडिया से मुखातिब हुए तेजस्वी, तो उन्होंने कहा कि मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहिए, जल्द ही चुनाव होगा। लेकिन स्वाभाविक है कि तेजस्वी के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में खलबली मचनी ही थी। जदयू उसी तरीके से सामने आए। तो पहले जरा इस चुनाव को लेकर जो चीजें सामने आई हैं, जिस तरीके से अचानक ये बात तेजस्वी के कहता है कह के राजनीतिक विश्लेषकों के बीच भी एक चर्चा का विषय बना दिया है। लेकिन पहले हम देखते हैं कि इस पर जदयू की क्या प्रतिक्रिया है और फिर कांग्रेस किस तरीके से पलटवार किया। चुनाव के पहले तो चुनाव जीतने की लगातार वो बातें करते रहे। अब जनता ने सड़क पर उन्हें फिर से एक बार छोड़ दिया है। अब एक बार फिर दीवार स्वप्न देखने की आदत उन्होंने पाल ली है। मुझे लगता है बिहार में 2 दशकों से ज्यादा का हमारा साथ है। ये जांचा परखा एक स्वाभाविक नैसर्गिक गठबंधन है। इस गठबंधन में किसी दरार की कोशिश अगर वो ढूंढ रहे हैं, मुझे लगता है उनको नाकामयाबी हासिल होगी। जो पार्टियां एनडीए की जो बड़ी पार्टी है बीजेपी और जेडीयू, जब से सरकार बनी है आप देखेंगे तो कई मुद्दों पर आपस में अंतर विरोध है। कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाना, महीने भर लग गए कैबिनेट की एक मीटिंग करने में, कई रिक्तियां हैं विधान परिषद में। तो ये तमाम चीज़ें बताने को पर्याप्त है कि सरकार तो बन डाली इन लोगों ने, लेकिन कई मुद्दों पर हमको लगता है मलाई खाने को लेकर आपस में तकरार चल रहा है। जी हाँ, स्वाभाविक का पलटवार होता और जदयू ने उसी तरीके से पलटवार कहा कि दिवा स्वप्न देख रहे हैं। दिन में तेजस्वी को सपना आ रहा है, कोई चुनाव नहीं होना है, हम लोगों का नैसर्गिक गठबंधन है और ये गठबंधन 15 वर्षों का है। बीच में जो हुआ उसको राजीव रंजन जी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कैसे लालू जी के साथ आए, फिर कैसे सत्ता में आए, फिर क्या हुआ, उस क्षण को की बात कौन करे, वो उसको 15 वर्ष में जोड़ लेते हैं। चलिए हमारे साथ अशोक मिश्रा जी जुड़ गए हैं और जरा उन्हीं से समझने की हम कोशिश करते हैं कि ये तेजस्वी का बयान का क्या मतलब है। क्या वाकई में ये स्थिति है कि नीतीश कभी भी बीजेपी से अलग हो सकते हैं और अलग होने की स्थिति में चुनाव में जाएंगे नीतीश, इसकी संभावना ज्यादा है? ये क्या कयास लगाया जा सकता है तेजस्वी के इस बयान के बाद? देखिए संतोष जी, तेजस्वी ने जो कल आरजेडी कार्यालय में जो विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद समीक्षा बैठक बुलाई थी, उसमें तेजस्वी ने यह बयान दिया था। और तेजस्वी ने यह बयान किसी लेमैन की तरह नहीं दिया था। तेजस्वी ने परिस्थितियों का हवाला देते हुए कहा था
कि लोग समझ रहे हैं कि 2020 का चुनाव समाप्त हो गया तो अब फिर 5 वर्ष के बाद ही चुनाव होगा। अपने नेताओं को तेजस्वी ने संबोधित करते हुए कहा था और उन्होंने कहा था कि 2021 में ही चुनाव होगा और इसकी वजह तेजस्वी ने परिस्थिति भी गिनाई थी। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर एकदम बिल्कुल खराब है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खुद इसे स्वीकार कर रहे हैं। वैसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि सरकार की क्या स्थिति होगी। दूसरी बात, तेजस्वी ने कहा कि अब जदयू बड़े भाई की भूमिका में नहीं बल्कि छोटे भाई की भूमिका में है और 2010 और 2015 का जदयू अब नहीं रहा, बीजेपी के कंधे पर अब जदयू सवार है। तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी जब चाहे जदयू को गिरा सकती है। तीसरी बात तेजस्वी ने जो कही वो बड़ी बात कही। वो बड़ी बात इस मायने में है कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल का गठन होने में विलंब हो रहा है, मंत्रिमंडल के विस्तार होने में विलंब हो रहा है या कई ऐसी परिस्थितियां आई हैं जिसमें नीतीश कुमार खुद को असहज महसूस करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में 2021 में चुनाव होना संभव है। और ये इसीलिए उन्होंने अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं, जिलाध्यक्षों को कहा था कि आप चुनाव के लिए तैयार रहें। हालांकि तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के लिए, अपने नेताओं के बीच संदेश देने के लिए ये बात कही थी, लेकिन इस बात के मायने हैं और इसी मायने को लेकर के आपने जिस तरह से खबर दिखाई और आपने कहा कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो मान रही हैं कि नीतीश इस सरकार में असहज हैं। ये ऐसी स्थिति नीतीश के साथ कभी नहीं आई थी, न 2005, 10 और 15 में। लालू यादव के साथ छोड़ने के बाद भी नीतीश असहज की स्थिति में नहीं थे बीजेपी के साथ, लेकिन इस बार वो असहज की स्थिति है, तो वैसी परिस्थिति में चुनाव हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो सत्ता पक्ष है वो इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। सत्ता पक्ष का मानना है कि नीतीश बीजेपी की मजबूरी है और जो गठबंधन रहा है तो बड़े भाई की भूमिका में नीतीश हर समय बीजेपी को साथ लेकर के चले हैं, तो छोटे भाई की भूमिका में बीजेपी उनको अपने साथ लेकर के चलेगी। और यही वजह है कि बीजेपी के जो नेता हैं वो बोल रहे हैं कि ये दिवा स्वप्न है। संजय जायसवाल ने भी कहा कि वो दिन में सपना देख रहे हैं। राजीव रंजन जदयू के जो प्रवक्ता है उन्होंने भी यही बात कही। जीतन राम मांझी ने भी व्यंग किया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि हाँ चुनाव होंगे, बिल्कुल होंगे, तेजस्वी ठीक कहते हैं, लेकिन आरजेडी और उनके सहयोगी दल कांग्रेस से जो विधायक टूट करके आएंगे जदयू में या एनडीए गठबंधन में, तो उस जगह पे तो उपचुनाव होना है। तो इस तरह से कहिए कि सियासत गरमाई है, लेकिन इस सियासत के बहाने एक तरह से कहिए कि सभी दलों ने अपने अपने कार्यकर्ताओं को सचेत भी किया है। तेजस्वी ने अपने कार्यकर्ताओं को सचेत किया है कि ये परिस्थिति आ सकती है, इसलिए चुनाव में जाना पड़ सकता है। लेकिन अशोक जी, अगर देखिए कि चुनाव के बाद लगातार जदयू के नेता मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी कार्यकर्ताओं से भेंट कर रहे हैं। ये हमें लगता है कि 2005 से 2020 तक के कार्यकाल में कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, ये चुनाव से पहले जरूर मिलते थे कुछ दिनों के लिए कार्यकर्ता, लेकिन चुनाव के बाद भी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। ये थोड़ा अलग राजनीति समझ में है। फिर खबरें आई कि आरसीपी को वो अपने उत्तराधिकारी कह दिए कि अब हमारे बाद तो आरसीपी ही पार्टी को देखेंगे। ये सब चीजें जो सामने जिस तरीके से आ रही हैं, क्या आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार क्यूट करना मतलब अब इस राजनीति से अपने आप को अलग करने की कोशिश में जुट गए हैं कि हम अब जो मुख्य धारा की राजनीति है उस राजनीति से अपने आप को अलग करने की तैयारी में जुट गए हैं? वो इसने चुनाव प्रचार के दौरान ही कहा था कि यह हमारा अंतिम चुनाव है। हालांकि उसको फिर उन्होंने परिमार्जित किया और उन्होंने कहा था कि वह धमदाहा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव प्रचार हमारा अंतिम था। लेकिन इसके बावजूद भी आप कह सकते हैं कि अंतिम पारी नीतीश कुमार बेहतर तरीके से खेलना चाहते हैं और उन पर जो आरोप लगे कि कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद उन्होंने कभी नहीं किया, कार्यकर्ताओं से वो मिले नहीं, नेताओं को उन्होंने तवज्जो नहीं दी और उन्होंने सेकेंड लाइन भी तैयार नहीं किया। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश तीनों बिंदुओं पर बड़ी बारीकी से नजर रख रहे हैं और तीनों काम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और वो भी ये कह लीजिए कि अभी जब सरकार को विकास के काम में गति लाने की जरूरत है, वैसी परिस्थिति में भी नीतीश वक्त निकाल करके जदयू के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनके नेताओं से मिल रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने जो चर्चा आई वो चर्चा हालांकि वो जमीन पर कब उतरेगी ये तो बाद की बात है। नीतीश आरसीपी की चर्चा करके कार्यकर्ताओं के बीच इसमें को लेकर के क्या रिएक्शन है या विपक्षी पार्टियां इस पर क्या कहती हैं, इसको भी जांचने के लिए इस तरह की बात बोल सकते हैं। लेकिन आरसीपी उनके भरोसेमंद हैं, इसलिए नीतीश कहें या न कहें, लेकिन जदयू के कार्यकर्ता मानते हैं कि नीतीश के बाद आरसीपी ही जदयू की कमान संभाल सकते हैं और आरसीपी ने बखूबी इसका निर्वहन भी किया और समय समय पर नीतीश के विश्वास में वो खड़े उतरे हैं। और तीसरा सवाल ये है कि नीतीश यह समझ रहे हैं कि बीजेपी के साथ हो सकता है
जो बीजेपी का नया नेतृत्व उभर रहा है और जो जिस तरह से बीजेपी सियासत कर रही है, वैसी परिस्थिति में नए नेतृत्व के साथ सुशील मोदी, प्रेम कुमार, नंदकिशोर यादव की पीढ़ी के बाद नीतीश अब अपने को असहज महसूस कर रहे हैं। और जो नए चेहरे हैं, चाहे वो नित्यानंद राय हो, मंगल पांडे हो या फिर अन्य भूपेंद्र यादव हो, उन नए चेहरों से या संजय जायसवाल हो, उनसे नीतीश खुल करके न राजनीति कर सकते हैं और न कह सकते हैं कि शासन चला सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अशोक मिश्रा जी थे। और इन चीजों को समझिए कि जो बीजेपी के सेकंड लाइन को तैयार किया गया है, उसको लेकर थोड़ी असहजता है और उस असहजता की वजह से ये समस्याएं खड़ी हो रही हैं। धरने पर किसान, और अब किसान को लेकर मोदी खुद मैदान में आ रहे हैं। जी हाँ, 25 दिसंबर को जब वाजपेयी जी का जन्मदिन मनाने के लिए बीजेपी के सारे कार्यकर्ता सड़कों पर होंगे, पार्टी के दफ्तर में होंगे, उस दिन प्रधानमंत्री मोदी देश के किसान को संबोधित करेंगे 12 बजे। और बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता सभी प्रखंड मुख्यालय पर मोदी के इस भाषण का लाइव हो, उसका प्रबंध करेंगे। साथ ही सभी जगहों पर रैली और भाषण, रैली के सहारे कृषि बिल को प्रचारित करने की कोशिश करेंगे। आज संजय जायसवाल प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मीडिया को इस पूरे कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। उनके समर्थन में बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी किसान रैलियां करेगी। और मुझे बताते हुए यह हर्ष हो रहा है कि हम अभी तक 93 विधानसभाओं में किसान सम्मेलन कर चुके हैं। बिहार के सभी किसानों का अभूतपूर्व सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी प्रत्येक प्रखंड में अपने कार्यक्रम करेगी। उस दिन हमारे श्रद्धा के पुरुष माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती भी है और उसी दिन 12 बजे दिन में माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन होना है। जी हाँ, धरने पर किसान हैं और प्रधानमंत्री किसान को संबोधित करेंगे, पूरे देश के किसान को। मतलब अब उस किसान से बात करने के बजाय पीएम अब दो हाथ की तैयारी में है। मतलब अब वार्ता नहीं होगी। अब हम किसान के लिए क्या किए हैं, किसान हम पर कैसे, हमने किसान को 6,000 रुपया अकाउंट में भेजा है, किसान के लिए और सी कौन सी योजना हमने चालू की है, उसके सहारे इस किसान आंदोलन को निष्प्रभावी करने की कोशिश में जुट गई है पूरी बीजेपी। चलिए, हमारे साथ गौतम है। गौतम, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय जायसवाल जिस कार्यक्रम की घोषणा की है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी उस कार्यक्रम के सहारे बिहार के तमाम जगहों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी, खास करके किसान आंदोलन को लेकर? क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर लगभग 90 से अधिक सभा आयोजित की गई है जिला मुख्यालय पर। बीजेपी के मंत्री उसमें शामिल हुए हैं, बीजेपी के पदाधिकारी उसमें शामिल हुए हैं। तो इस जो 25 तारीख को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, उसको लेकर संजय जायसवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। किस तरह की तैयारी में जुट गई है बीजेपी? और जी देखिए, किसानों का आंदोलन है और किसानों का जो आंदोलन दिल्ली में उठ चुका है। लगातार जो किसान बैठे हुए हैं दिल्ली को घेर कर, और केंद्र सरकार की तरफ से लगातार वार्ता जो कोशिश की जा रही है वो विफल है। अब सरकार लोगों को समझाने में लगी हुई है। सरकार किसानों के सामने बात रख रही है। किसान जिस तरह से अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, उन तमाम विषयों पर किसानों की बात ही जो है किसानों के बीच मोदी सरकार रखने जा रही है। 25 दिसंबर यानी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूरे देश भर में जो कहा जा सकता है बीजेपी ने तैयारी करके रखी है, कमर कस ली है कि किसानों को लेकर जो है कृषि कानून के समर्थन में किसानों को समझाना है और ये गांव-गांव तक ये बात जाए। तो इसको लेकर बिहार के 534 प्रखंडों में जो है ये तैयारी की गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से ये जो जानकारी दी गई है, ये जानकारी कम, एक टास्क ज्यादा लग रहा था। बीजेपी की तरफ से जो लगातार जो कार्य किए जा रहे हैं, हाल फिलहाल में
93 से अधिक सभाएं हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ये कहते हैं कि बीजेपी रैलियां करेगी। पूरा जो ये कार्यक्रम होगा, जिस दिन नरेंद्र मोदी संबोधन करेंगे, 12 बजे का दिन जो है कृषि कानून को लेकर उनका संबोधन होगा और पूरे देश भर में जो है ये तो कार्यक्रम चलाया जाएगा। बिहार में 534 प्रखंडों में ये व्यवस्था की गई है कि वहां के किसान इस संबोधन को सुने। भले किसान उसमें हो या ना हो, मगर कार्यकर्ता जरूर उसमें सम्मिलित रहेंगे। लगातार जो सभाएं हुए, रविशंकर प्रसाद की सभाएं हुए हैं, नित्यानंद राय की सभाएं हुए, उसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं की संख्या जो देखने को मिली किसानों से अधिक मिली। किसान लगातार जो है चलिए अब हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम कुछ और खास खबरें हैं, उन खबरों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें एक छोटा सा ब्रेक चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और ये खबर मधुबनी से है और बहुत ही हृदय विदारक खबर है। जी हाँ, एक पति अपनी बेटी और अपनी पत्नी को के ऊपर तेजाब फेंकता है और जो डॉक्टर हैं वो उन डॉक्टरों का कहना है कि लगभग 80% माँ बेटी दोनों झुलस चुकी हैं और इन्हें बेहतर इलाज के लिए मधुबनी से पीएमसीएच रेफर किया गया है। कहा यह जा रहा है कि पति महोदय उसी गांव के मठ के पुजारी हैं और उस पुजारी के मानसिक स्थिति को लेकर उनके परिवार वाले ही सवाल उठा रहे हैं। पहले हम उनके बेटे की प्रतिक्रिया सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं इस घटना को लेकर, फिर हम अपने संवाददाता के पास चलेंगे और हम संवाददाता से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक इंसान कैसे इस तरीके से मतलब ये हालात स्थिति उत्पन्न कर दिए कि वो वहाँ पे अपनी बहू, अपनी बेटी और अपनी पत्नी तक का ख्याल रखना छोड़ दिया। इतना हैवान कैसे हो सकता है इंसान? तो जरा पहले उसके बेटे की प्रतिक्रिया सुन लेते हैं, उनका क्या कहना है। प्रकाश में आई कि एक 50 महिला को, बच्ची को, उसके ही हस्बैंड अन्य घर में आपसी मोटाव के चलते तेजाब फेंक दिया, जिससे उनके वो इंजरी हो गई है और वो यहाँ पर झंझारपुर अस्पताल में इलाज के बाद उनको डीएमसीएच रेफर किया गया है। और इसी क्रम में वो फेंकने वाला जो अभियुक्त है उनका हस्बैंड वो अरेस्ट भी हो गया और आगे की जी वो अरेस्ट भी हो गए और हम चाहते हैं कि इस पर अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुंचे, इसलिए हम अपने मधुबनी संवाददाता से लगातार संपर्क बनाना चाह रहे हैं। चलिए गौरव हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं मधुबनी से। गौरव, ये मामला क्या है कि झंझारपुर के अररिया संग्राम में जो ये घटना घटी है, आखिर ये क्या परिस्थिति बनी कि एक व्यक्ति अपनी ही बेटी और पत्नी पर इस तरीके से तेजाब से हमला कर दिया? जी संतोष जी, ये एक तरह से कहें तो बहुत ही दुखद घटना है। सत्यनारायण महतो है, वो उसके बारे में बताया जाता है कि वह आदमी बिगड़ैल स्वभाव का है और विगत कई वर्षों से उसका अपनी पत्नी के साथ जो है तो अच्छे संबंध नहीं है। पत्नी के साथ बराबर मारपीट की घटना को अंजाम देता था। जो आसपास के जो सूत्र हैं उनकी बात अगर यदि माने तो उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था। हालांकि ऐसी कोई बात सामने नहीं आ रही है उसकी पत्नी के बारे में, लेकिन ये जो है सो अपनी पत्नी को छोड़ चुका था और ये मंदिर पर रहता था और ढोंगी साधु के रूप में, जैसे इसका पुत्र ने बताया। उसके बाद जो है सो इसकी पत्नी ने जो है सो दोनों बच्चे को पाल पोस करके बड़ा किया, 3 बच्चे को। इससे जो है सो ये आदमी काफी विक्षिप्त था, किसी तरह से पत्नी को बार बार प्रताड़ित और परेशान करता रहता था। कई बार बीच में भी मामले हुए थे, इसके खिलाफ शिकायत भी हुई थी, कार्रवाई भी हुई थी। और इसने जो है सो कल रात में जो घटना को अंजाम दिया, पत्नी को तेजाब से जलाने का काम किया, उसमें बीच बचाव में उसकी पुत्री थी शादीशुदा, वो बचाने के लिए आई, वो भी उसका शिकार हो गई। आज बताया जा रहा है कि उसकी पुत्री की जो है सो मौत हो गई डीएमसीएच में। पुत्री विवाहित थी,
तो ये काफी जो है सो मर्माहत करने वाली घटना घटी है संतोष जी। चलिए, और बहुत बहुत ये- धन्यवाद। ये मर्माहत करने वाली घटना है, लेकिन सवाल यह है कि इस तरीके से एक बाप अपने बेटी पर तेजाब कैसे फेंक सकता है, एक पति अपने पत्नी पर तेजाब कैसे फेंक सकता है। ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना तो है ही। चलिए, अब हम बात करते हैं। पूर्णिया से खबर आ रही है। पूर्णिया से कृषि पदाधिकारी हैं शंकर झा, उनको आज निगरानी रंगे हाथ गिरफ्तार किया है घूस लेते हुए। हालांकि उनके साथ काम करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि घूस लेने की बात निराधार है। लोग नए साल के डायरी देने के नाम पे आए हुए थे और वही डायरी लेने के क्रम में उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन आरोप उन पर यह है कि जो मक्का व्यापारी हैं गुलाब बाग के, उनसे वो घूस मांग रहे थे। हमारे साथ पूर्णिया से संवाददाता अमित फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अमित, क्या मामला क्या है, क्यों इन्हें गिरफ्तार किया है निगरानी विभाग? देखिए, पूर्णिया गुलाब बाग का एक व्यवसायी जो दुकान का लाइसेंस लेने के नाम पर गए थे और 1.5 लाख रुपया घूस देते रंगे हाथ निगरानी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें पटना लेकर रवाना हो गई है। चलिए, अमित जी, बहुत सीधा स्पष्ट उन्होंने कर दिया कि गुलाब बाग के एक व्यापारी से वो घूस लेना चाहते थे लाइसेंस देने के लिए, और 2.5 लाख रुपया वो मांग रहे थे, जिस दौरान उनकी निगरानी ने गिरफ्तारी की है। चलिए, अब हम दूसरी खबर पर चलते हैं। 29 दिसंबर को हेमंत सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। विपक्ष उस दिन पूरे बिहार में यूं कहें तो प्रतिरोध सभा करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और सरकार के 1 वर्षों के कार्यकाल की आलोचना में मतलब कुछ भी नहीं किए सरकार। इसको लेकर जनता के बीच जाएंगे कि इनके 1 वर्षों के शासनकाल में भ्रष्टाचार बढ़ा है, नक्सलियों और उग्रवादियों का मनोबल बढ़ा है, विकास काम पूरी तरह से ठप है। इसको लेकर वो धरना पर देंगे पूरे आपको झारखंड में। वहीं सरकार 29 दिसंबर को ही मोराबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्णय लिया है, जिसका निरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है। और उस मोराबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की जनता को भी संबोधित करेंगे और 1 वर्षों के कार्यकाल के दौरान उन्होंने क्या किया है इसकी भी चर्चा करेंगे। चलिए, इस पर हमारे साथ रांची से जुड़ चुके हैं संदीप। संदीप, क्या तैयारी चल रही है? एक तरफ विपक्ष जहां कह रहे हैं कि सरकार नकारा साबित हुई है, 1 वर्षों के कार्यकाल के दौरान उस दिन धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, सरकार के प्रोटेस्ट में जुलूस निकालेंगे। वहीं सरकार मोराबादी मैदान में 1 वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। क्या तैयारी है सरकार की एक वर्ष पूरे होने पर? जी, रांची का ऐतिहासिक जो मोराबादी मैदान है वहां पे 29 दिसंबर को यह कार्यक्रम होना है। राज्य सरकार 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम का आयोजित की है और इस कार्यक्रम में जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी मंत्री विधायक हैं, वे सभी शामिल होंगे। और एक कह सकते हैं मैदान में विशाल टेंट का भी निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से कोविड का जो असर है अब भी जारी है और देखना यह होगा कि क्या कोविड के जितने भी गाइडलाइन है सरकार खुद इसमें पालन करती है कि नहीं, क्योंकि काफी संख्या में लोग यहाँ पे जुटेंगे। यह एक सरकार के लिए भी चुनौती होगी कि जो बाहर से भी लोग पहुंचेंगे इस कार्यक्रम में, तो कैसे कोविड का जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन हो ताकि इसका प्रसार अधिक ना हो। वहीं यदि दूसरी तरफ बात करें तो जो विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि 1 साल में इस सरकार ने कोई भी काम नहीं किया है। यदि काम किया है तो उस कामों को वे जनता के समक्ष रखे। पर सरकार भी अपनी तैयारी कर रही है कि जिस तरह से 1 साल के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन है तो अपनी उपलब्धियों को वे इस कार्यक्रम में जरूर बतलाने का भी काम करेगी। जी, और 1 वर्ष के कार्यकाल के उपलक्ष्य पर सरकार की तरफ से भी बड़ी तैयारी चल रही है। हेमंत सरकार के 1 साल के मौके पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अब हेमंत सरकार 1 साल पूरे होने पर क्या सरकार वादा की है और उस वादे पर सरकार कितनी खरी उतरी है, जरा इनको समझिए आप।
चलिए इस खास खबर को अब यहीं समाप्त करते हैं। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, कल इसी समय हमारी आपकी मुलाकात होगी। नमस्कार।